नमस्कार। जैसे कि आपसे हमने प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि हमेशा आपको कुशीनगर की जो प्रतिभाएं हैं उनसे आपको अवगत कराते रहेंगे, मिलवाते रहेंगे। तो ऐसे में हमारा संयोग ही रहा है और ये हमारी अपॉर्चुनिटी रही है कि जो कुशीनगर की प्रतिभाएं हैं सबसे पहले वहां तक हम पहुंच पाते हैं। इस समय हम मौजूद हैं एक खास युवक के पास जिन्होंने अपना कुशीनगर का नाम पूरे भारत में रोशन किया है। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस जैसे एग्ज़ाम में 85 रैंक पाना एक अपने आप में ख्याति प्राप्त करने जैसा है। तो ऐसे में कुशीनगर का ये प्रतिभा कैसे वहाँ पर पहुँचा और क्या क्या जर्नी रही, उससे हम थोड़ा सा बात करते हैं। चलिए, प्रिंस कुमार मल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका यहाँ पे जो आप आया यहाँ पे। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आप जो है हमको ये अपॉर्चुनिटी हमको दे रहे हैं कि आप सबसे पहले हमसे मुखातिब हो रहे हैं। जी सर, बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके, चूँकि अभी हमारे बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो हमारे कुशीनगर समाचार पे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए आपका ओपिनियन और आपका पूरा जर्नी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके जर्नी के बारे में। ये जो जर्नी रही है जी सर, वो कहाँ से शुरू हुई, आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई? जी सर, मैंने अपनी स्कूलिंग हाई स्कूल और इंटर महर्षि अरविंद विद्या यहाँ कस्या से किया है। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए NIT हमीरपुर से ग्रेजुएशन किया मैंने। फिर उसके बाद मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की इंजीनियरिंग। ग्रेजुएशन कैसे, किस सब्जेक्ट से किया आपने? जी, मैं सिविल इंजीनियर से हूँ। अच्छा जी सर। उसके बाद फिर यही इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के लिए मैंने फिर अपना फॉर्म भरना शुरू किया। फिर ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। इसके पहले 2019 में दिया था मैंने अपना पहला अटेम्प्ट, बट उस समय मेरा प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। प्री नहीं क्वालिफाई हुआ था। तो प्री आपने बताया कि आपने पहले एग्ज़ाम दिया, प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था, और उसके बाद से आप क्वालिफाई करते हैं और 50वां रैंक पाते हैं। तो कैसे अपने आप को मोटिवेट कर पाए थे कि दूसरी बार इतना बड़ा छलांग आपने मार लिया? बस बाकी गार्जियंस का अपने सपोर्ट था पीछे, मेरे मामा लोग, तीनों मामा लोग, घर के लोगों का, मम्मी पापा का, बाकी जो टीचर्स थे जो उन्होंने पढ़ाया था हमको, बाकी साथ में रहते थे। मैं और मेरे भाई दोनों साथ में वहाँ दिल्ली रहते, तो फिर काफ़ी आसान हो गया था वहाँ पे साथ में रहते हुए कम्पीट करना। बस उसके क्या बाद स्ट्रेटेजी रही, कैसे क्रैक हो गया ये? बस कुछ नहीं, जो पढ़ाया गया था हम वही करते थे, अपने हिसाब से क्वेश्चन लगा देते, बाकी टेस्ट सीरीज देते थे अपना, बाकी जो पैटर्न था पूरा सिलेबस का उसके हिसाब से अपना करते रहते थे बस, और टेस्ट सीरीज देते रहते थे टाइम टू टाइम। बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। बस हमने अपनी पढ़ाई में ध्यान दिया। इस समय आप इंजीनियरिंग किए हुए थे जब लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन बन गया था और गार्जियन के दिमाग में भी बन गया कि अब सब लोग बीटेक कर रहे हैं, और सब लोग बीटेक कर रहे हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी खुल गए थे जिन्होंने बीटेक करवाया, तो लेकिन वो मतलब गाइडेंस नहीं दे पाया, फिर जो भी रीज़न रहा कि बीटेक करे हुए जो छात्र हैं आज अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, तो उस समय आप बीटेक करने में आपको रिस्क नहीं लगा? नहीं, ज़्यादा रिस्क तो नहीं लगा था, क्योंकि हमारा मेन मोटो वो था कि IIT के थ्रू बीटेक करना। तो सबको पता है IIT के थ्रू बीटेक अगर हो जाए तो फिर करियर सही रहता है। बाकी तो हमने तैयारी की थी IIT के लिए, उस समय हुआ नहीं था IIT में, बट NIT में हो गया था हमारा, तो वो भी बढ़िया कॉलेज होता है। तो उसके बाद और जर्नी ईजी हो गई थी NIT के थ्रू। तो मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे। लोग जो है, युवा हैं, वो बहुत मैथमेटिक्स से डर जाते हैं, और आप जो है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस जैसा एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ले रहे हैं जिसमें कोर मैथमेटिक्स पूछा गया होगा। हाँ, ज़्यादा मैथमेटिक्स रहती है, लेकिन हमारा सिविल इंजीनियरिंग बेसिक, मतलब सिविल इंजीनियरिंग ज़्यादा रहता है, मैथमेटिक्स का बेसिक रहता है। यूजेज आते हैं मैथमेटिक्स के, लेकिन उतना ज़्यादा खास नहीं रहता है मैथमेटिक्स का उसमें, तो डरने वाली बात नहीं है उसमें कुछ। बस ये है कि बीटेक की जर्नी के लिए, बीटेक की जर्नी के लिए मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है, बस इतना ही है। बाकी और जो कॉलेज से सपोर्ट रहा किस तरह का रहा, या फिर आप इंस्टीट्यूशन वहाँ पे करते थे? दिल्ली में आपने पढ़ाई किया? हाँ, दिल्ली में रह के हमने वहीं प्रिपरेशन किया था हमने दिल्ली में। बाकी कोचिंग का था हमारा, हमने कोचिंग ली थी, गाइडेंस ली थी वहाँ से। तो अभी देखिए क्या है कि इस समय कोविड का सिचुएशन चला पिछले साल, तो कोचिंग भी कर पाना बड़ा मुश्किल होता होगा, या फिर बहुत सारे ऐसे सिचुएशन भी आए हैं कि जब कोचिंग नहीं चल रहा था, घर से ही स्टडी करनी पड़ रही होगी। तो क्या लगता है कि यहाँ पर IAS जैसा एग्जामिनेशन को तैयारी कर पाना घर से कितना मुश्किल काम है? काम तो मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जैसे कि कोचिंग ऑफलाइन क्लासेस जो होती हैं उसमें जैसे फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पे हम लोग, तो समझ में आता है कि टीचर ये पढ़ा रहा है, ये पढ़ा रहा है, तो समझ आता है। कहीं कोई डाउट होता है तो उनसे हम पूछ सकते हैं कि सर ये डाउट है। जैसे कि अब ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि मेंस की हमारी जो क्लासेस चली थी तो ऑनलाइन चली थी वो क्लासेस, तो उसमें ये सब फैसिलिटी नहीं थी, तो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करना पड़ता है ऑनलाइन क्लासेस में। बाकी एक डिसएडवांटेज है ये कि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बहुत डिसएडवांटेज है कि हम कुछ
क्वेरी नहीं कर सकते हैं, किसी से कुछ पूछ नहीं सकते, डाउट है तो टीचर से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। बारिश कर सकते हैं बट रियल टाइम बस उस समय नहीं कर सकते, बस यही है कि फेस टू फेस जैसे डाउट क्रिएट हुआ हमारा तो उस समय हम डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो अभी हमको पता चला हमारे रिसोर्सेज से कि आपने यही एग्ज़ाम नहीं, लगातार 3 एग्ज़ाम क्रैक किए। जी अभी मैंने रिसेंटली में SSC JEE मेरा पोस्टिंग मिली है, SSC JEE में, CWC में, सेंट्रल वाटर कमीशन में, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट इंजीनियर मिला है उसमें, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में, और बाकी इसके बाद ये इंजीनियरिंग इसमें हुआ है। बाकी फिर मैंने अभी इसरो और कोल इंडिया का भी इंटरव्यू दिया था, खैर उसमें सफलता हाथ नहीं लगी अभी तो बस। आपको इतने बड़े एग्ज़ाम का सफलता तो मिला ही है, खैर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अभी क्या है कि जो युवा है, आपने भी न्यूज़ पढ़ा होगा कि बेरोज़गारी का आलम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और ऐसे में आपके पीछे 3-3 सरकारी नौकरी और अब फर्स्ट लेवल की नौकरियां मिली हुई हैं, तो क्या लगता है कि ये सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? बस यही है, बढ़िया से जब गाइडेंस रहे घर के लोगों का, घर वाले सपोर्ट करें, बाकी अपनी तो हार्ड वर्क तो करना ही है, हार्ड वर्क करेंगे तो जरूर नौकरी कहीं ना कहीं से जरूर मिलेगी। चलिए अभी आप जो है ये एग्जामिनेशन आपने निकाल लिया है, मैं जानना चाहूँगा कि अगर ये एग्जामिनेशन आप नहीं निकाले होते, अगर 2 साल पहले के फ्लैशबैक में अगर हम जाते, तो अगर हम आपसे पूछे कि प्रिंस को क्या बनना है आगे चल के, तो 2 साल पहले का सिनेरियो के हिसाब से आपको क्या बनना है? 2 साल पहले तो मैं अभी फिलहाल इसी के लिए कर रहा था प्रिपरेशन, फिलहाल इतना उम्मीद नहीं था कि मैं ये क्लियर भी कर पाऊँगा, बाकी तो डाउट तो होते रहते थे कि हाँ होगा क्लियर नहीं होगा, बाकी लेकिन वही है कि खुद में विश्वास रखा कि हाँ करना है कैसे भी करके। बाकी तो घर वालों ने भी पूरा सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है कर तो करो, आराम से, टाइम है बहुत तुम्हारे पास, कोई जल्दी नहीं है, टेंशन नहीं है, आराम से करो। तो बस यही है कि लगा रहा इस चीज़ में तो ठीक है। कितना एज आपका होगा? अभी मैं 24 का हूँ। 24 का? हाँ। देखिए 24 साल की उम्र में इन्होंने कारनामा कर दिखाया है, और कारनामा तो किया ही है, पूरा कुशीनगर, आज कुशीनगर का एक तरह से कहेंगे 56 इंच का सीना इस समय हो चुका है। सिर्फ इन्हीं की वजह से नहीं, इनके भाई की वजह से, इनके भाई का भी हम स्वागत कर लेते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपको हम बताएं कि सिर्फ प्रिंस ने ही नहीं, इनके छोटे भाई ने भी, राकेश ने भी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है और एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करा है। तो इनसे भी थोड़ा सा हम बात करते हैं। राकेश, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। आपने अभी, आपके भाई ने भी बताया और हमारे रिसोर्सेज भी पता चला कि आप PWD में इस समय अधिकारी बनने जा रहे हैं। जी। आपका उम्र कितना होगा? आपको? मेरा 22 है। 22 साल की उम्र में एक अधिकारी बनना, तो क्या लगता है कि आपसे बड़े लोग होंगे, सीनियर लोग होंगे, मतलब उम्र में सीनियर होंगे, आप उनको कैसे ट्रीट कर पाओगे? उस पर ट्रीट क्या, रिस्पेक्ट है, अब जॉब करेंगे तो रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रहेगा एक दूसरे के लिए, और क्या। कैसा सपोर्ट रहा भाई का? जैसे कि लगता है कि एक एजुकेशनल माहौल रहा होगा। हाँ बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट रहा था। मैं बीच में बीमारी पड़ गया था तो मेरी कोचिंग छूट गई थी, तो भाई ने जितना मतलब पढ़ाया था, और बीच में मतलब कभी कभी एग्ज़ाम में क्या टेस्ट सीरीज देते थे तो बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आते थे, तो भाई मोटिवेट करते थे कि हाँ अरे हो जाएगा, मेरा भी नहीं होता था। तो भाई का 1 साल का एक्सपीरियंस था। तो आपने IAS का एग्ज़ाम नहीं दिया था? मैं दिया था। अच्छा, क्या मैं भी प्री मेंस तो क्वालिफाई हो गया, लास्ट में इंटरव्यू में छट गया। अच्छा, चलिए नेक्स्ट टाइम आप और भाई से इंस्पिरेशन लीजिए और स्टडी जो स्ट्रैटेजी इनकी रही है इनको फॉलो कीजिए, और लगता है कि इंटरव्यू क्रैक हो जाना चाहिए। नहीं वो बस इंटरव्यू का मार्क्स नहीं जुटता है, तीनों ओवरऑल मार्क्स जुटता है। अच्छा। तो लास्ट में कुछ गड़बड़ रह गई होगी, एक्सपेक्ट किया तो हो जाएगा लेकिन अब कुछ रह गया होगा। तो चलिए प्रिंस और राकेश के फैमिली वाले से बात करते हैं कि किस तरह का सपोर्ट रहा, क्या कैसा फील कर रहे हैं। सबसे पहले नाना जी से हम बात करते हैं। नाना जी, कैसा लग रहा है आपके 2 नाती जो है इतने बड़े अधिकारी बन रहे हैं? बहुत खुशखबरी है। क्या लगता है कि इस समय मोदी जी से भी ज़्यादा आपका सीना? अरे यही है, लड़के जब आगे बढ़ते हैं तो और लोग भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। माता जी, आप बताइए कि कैसा लगता है, आपके तो 2 बच्चे? बहुत खुशी की बात है, हम बहुत खुश हैं, भगवान की कृपा है और इनके नाना और मामा की सहयोग से यहाँ तक ये लोग पहुँचे हैं, इससे बड़ी खुशी की बात अच्छा है। आज हम देखें, एक थोड़ा सा सवाल हम पूछना चाहेंगे। हिंदू धर्म में ये होता है कि थोड़ा सा अधिकारी कोई बना, रिश्ते बहुत आने लगते हैं, तो आप तो परेशान हो गई होंगी। जी हाँ। शिवलू भैया भी हैं हमारे साथ, इनसे भी आपसे मुखातिब कराए थे, संयोगवश ये भी रिलेटिव है उनके। तो
आप तो बचपन से इन लोग को ऑब्जर्व किए होंगे, खिलाए पिला होंगे, तो क्या लगता है कि बचपन का इनका कैसा रहा था पूरा बचपना? बहुत अच्छा रहा इन लोगों का बचपना, और इन लोगों ने शुरू से ही प्रयासरत थे था। या फिर नहीं, शरारती तो नहीं थे, हाँ। काफ़ी प्रयासरत थे। हाँ। और इन लोगों की पढ़ाई में नाना जी ने यहाँ से लेके बालवाड़ी स्कूल तक साइकिल से हाँ। अपने साथ लेके जाते थे, और शुरू से ही मामा और नाना जी सबके सहयोग से हाँ। लोग ने पढ़ने में अच्छा था। और आज ऑल इंडिया में 85वां रैंक पाने पे हम लोग का बहुत खुशी मिला। आपका तो है पूरे कुशीनगर का इतना हाँ। सम्मान इन्होंने बढ़ाया है। आप छोटे भाई हैं लगता है जी ये। जी हाँ। आप बताइए कि आप छोटे बड़े भाई लगातार देख रहे हैं कि अधिकारी बन रहे हैं, तो आपके दिमाग में डर बना है कि नहीं कि हमको भी निकालना ही पड़ेगा? तो हम भी इनके चरणों पे चलेंगे। मामा जी आप हैं? हाँ जी, मैं छोटे मामा जी आप बताइए कि अभी कैसा लग रहा है इस समय? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे दोनों भांजे प्रिंस कुमार मल और राकेश कुमार मल शुरू से ही बहुत मेधावी रहे हैं, और मेरे पिताजी चूँकि अध्यापक रहे हैं, इसमें सेवानिवृत्त हैं। प्रारंभिक शिक्षा उन्हीं के द्वारा हुआ है इन दोनों बच्चों का। उसके बाद से कस्या रह के पढ़े, उसके बाद से फिर ये लोग दिल्ली चले गए। तो दिल्ली में मेरे भाई साहब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मैनेजर हैं, उन्हीं के संरक्षण में ये सब बच्चे पढ़े हैं। उसके बाद से तैयारी किए, तो सबसे पहले दोनों लोगों का PWD में भी सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति हुई है। तो इसके बाद बड़ा वाला प्रिंस कुमार मल का ऑल इंडिया में 85वां रैंक प्राप्त हुआ है। हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। इसी बीच बड़े मामा जी भी आए हैं। बड़े मामा जी से भी हम जानते हैं कि ये जर्नी जो रही है इनकी, उसमें किस तरह का गाइडेंस मिल पाया और क्या खास बात है एक गार्जियनशिप की कि कैसे बच्चे को नरिश करा जा सकता है कि ये इस तरह का मुकाम हासिल हो पाए। ये गार्जियन की एक बहुत अहम भूमिका होती है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको दिशा निर्देश देने के लिए कि कैसे आगे बढ़ें, क्या पढ़ें, उनका जो है उसमें किस विषय में उनकी रुचि है, उस हिसाब से जो है उनको जो है एक यह मुकाम हासिल करते हैं वो लोग। तो कैसा लग रहा है अभी आपको? जी बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो लोग यहीं रह के पढ़े भी हैं हम लोग के गाइडेंस में, इस बात की और खुशी है। तो चलिए, आपका मेहनत, आप सभी का मेहनत जो है कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुआ। तो अभी हम आखिरी में अपने दर्शकों से, आप लोगों से हम थोड़ा सा स्ट्रेटेजी जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे होंगे या फिर जिनके दिमाग में होगा कि वो आगे चल के इंजीनियर बड़े पोस्ट पे बनना चाहेंगे। तो उनके लिए क्या है स्ट्रेटेजी, फार्मूला क्या है स्टडी करने का, ये हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए, कोई मतलब इसमें तो कोई शॉर्टकट है नहीं। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि 12th किया हमने, शॉर्टकट लेके चलिए ऑफिसर बन जाते हैं, चाहे जॉब ले लेते हैं। सिंपल सी बात है, पढ़ाई करेंगे आप, आपकी जॉब लगनी है। जो भी आप सोच रहे हैं वो तो होना है आपको। बस ये है कि इसमें हार्ड वर्क रहना चाहिए, पेशेंस रहना चाहिए आपके पास कि हाँ, कि अगर इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो पेशेंस रहना चाहिए। अगर पहली बार में अटेम्प्ट नहीं हुआ तो ठीक है, ये नहीं कि छोड़ के भाग जा रहे हैं, दूसरी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। बस मन में पेशेंस होना चाहिए कि हाँ, इस चीज़ में लगे हैं तो इस चीज़ को निकालना ही है, बस कैसे भी करके। बस इतनी सी बात है, पेशेंस रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि राकेश प्रिंस की ये बातें आपके लिए भी कारगर होंगी नेक्स्ट टाइम, और अभी जिस पोस्ट पे है उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। आप दोनों को शुभकामनाएं कुशीनगर समाचार की तरफ से। और ये थे प्रिंस, जिन्होंने IAS में 85वां रैंक पाकर कुशीनगर का नाम रोशन कर दिया है। और इनसे हमें सबक मिलती है, सीख मिलती है कि अगर आपके पास धैर्य है और मेहनत है तो आप किसी भी अचीवमेंट को पा सकते हैं। जैसा कि इन्होंने पहला अटेम्प्ट दिया जहां पर प्री भी इनसे क्वालिफाई नहीं हुआ, और आज ऐसा है कि ये IAS जैसे एग्ज़ाम को 85वां रैंक पूरे भारत में ग्रैब कर पाते हैं। तो ये आप सबक ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं। ऐसे ही कुशीनगर समाचार को सपोर्ट करते रहिए। हम ऐसे ही युवाओं से मिलवाते रहेंगे, ऐसी प्रतिभाओं को आपको अवगत कराते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।